हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरनेथ काउंट। ओके, आरनेथ काउंट होता क्या है और क्यों किया जाता है। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं, थियरी एस्पेक्ट पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है आरनेथ काउंट करने का। ओके, हम ऑलरेडी डीएलसी पढ़ चुके हैं, हाउ टू परफॉर्म डीएलसी 2 पार्ट्स में, और हाउ टू आइडेंटिफाई सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी ओके इन अ स्मीयर। तो आरनेथ काउंट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज करना है। यू हैव टू मेक अ स्मीयर। ओके, सो यू हैव टू पुट अ ड्रॉप एंड मेक अ थिन स्मीयर। ठीक है, स्लाइड पे हम थिन स्मीयर बनाएंगे। थिन स्मीयर को वी हैव टू स्टेन इट यूजिंग लेसमैन स्टेन। ओके, द सेम प्रोसीजर। once this part is done, once the staining part is done, staining के बाद हम टैली बार मेथड से, ठीक है, मान लो ये आपका स्मीयर है टाउन शेप, ठीक है। सो टैली बार मेथड से हम सेल काउंटिंग की थी हमने डीएलसी में। ओके, डीएलसी में आपको हर टाइप की डब्ल्यूबीसी काउंट करने थे और 100 सेल्स काउंट करने थे। बट आरनेथ काउंट में आपको सिर्फ न्यूट्रोफिल काउंट करने हैं, 100 न्यूट्रोफिल काउंट करने हैं, एंड सेम वे 100 बॉक्सेस में आपको न्यूट्रोफिल लिखने हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि इस प्रोसीजर में बेसिकली हमारा फोकस है व्हाट इज आरनेथ काउंट इज। आरनेथ काउंट इज काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल। बेसिकली हम न्यूट्रोफिल के लोब्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूट्रोफिल। अब क्यों किया जाता है प्रैक्टिकल, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो हमें जानना है। सो बेसिकली आरनेथ काउंट क्यों किया जाता है, टू असेस द बोन मैरो फंक्शनिंग। बोन मैरो फंक्शनिंग को जानने के लिए किया जाता है आरनेथ काउंट। इसीलिए हम काउंट करते हैं लोब्स। अब क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों लोब्स काउंट कर रहे हैं, बिकॉज जब बोन मैरो से हमारा न्यूट्रोफिल बनता है, ठीक है, बोन मैरो से स्टेम सेल से जब रिस्पेक्टिव लीनिएज में जाता है वो, यह न्यूट्रोफिल बनना है तो माइलॉइड सीरीज में एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद जब न्यूट्रोफिल बनता है तो वो होता है सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, 1 न्यूक्लियस होता है उसमें, 1 लोब होता है न्यूक्लियस का। उसके बाद जब ब्लड स्ट्रीम में आता है तो न्यूक्लियस लोब्स की डिवीजन बढ़ती जाती है एज द सेल मैच्योर। ठीक है, तो ये जो है ये यंगर सेल है और ये मैच्योर होता जाता है, ये जाता है सिनाइल, इसको बोलते हैं सिनाइल न्यूट्रोफिल या फिर एज्ड न्यूट्रोफिल या फिर मैच्योर न्यूट्रोफिल। तो इधर होते हैं यंगर सेल्स जो विद एज विद टाइम जो है सेगमेंट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमें पढ़ना है बेसिकली। सो लेट्स सी कि सेगमेंट कैसे बढ़ते हैं। तो जो एक न्यूट्रोफिल है उसका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 4 to 10 आवर्स, सॉरी 7 to 10 आवर्स। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल्स जो हैं आप देखेंगे कि यहाँ ब्लड स्ट्रीम में आता है सिंगल लोब न्यूट्रोफिल, तो इसे बोलेंगे स्टेज 1 या फिर N1 न्यूट्रोफिल। ठीक है, जब ब्लड स्ट्रीम में N1 कन्वर्ट हो जाता है 2 लोब्स में, जिसे बोलते हैं हम N2। ठीक है, देन सेम वे ट्रिपल लोब्स में आप देख पा रहे हैं 2 लोब्स के बीच में क्रोमेटिन लिगामेंट्स है। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको बताएगा कि लोब सेपरेट है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोई क्रोमेटिन स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कंसीडर करेंगे कि ये एक ही लोब है। ओके, सो दिस इज N1, दिस इज N2। ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस है 1 2 3, तो दिस इज N3। ओके, देन जब 4 न्यूक्लियस होते हैं 1 2 3 4, 4 सेगमेंट होते हैं न्यूक्लियस के, तो दिस इज N4। ओके, जब फर्दर इंक्रीज होता है तो N5, मतलब जो N5 होता है उसमें न्यूक्लियस के 5 सेगमेंट भी और 6 सेगमेंट्स भी। सो 5 हो या 6 सेगमेंट हो, आप इसे कंसीडर करेंगे N5। ठीक है, या फिर अगर N6 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब न्यूट्रोफिल मैच्योर होता है तो वो इस तरीके से मैच्योर होता है। तो बोन मैरो से आएगा N1 बन के और इट विल कन्वर्ट इनटू N2 N3 N4 N5। तो N5 जो है वो सबसे कम मोटाइल होते हैं और सबसे कम इफेक्टिव होते हैं। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी के लिए मोस्ट इफेक्टिव होता है हमारा N3, उसके बाद आता है N2। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि बोन मैरो जो है वो इस तरह से सेल बनाती है और सेल मैच्योर। इस अंडरस्टैंडिंग से हम क्या समझते हैं, बेसिकली क्या क्लिनिकली रिलेशन है इसका। तो हम जब काउंट करते हैं सेल्स को, अब डीएलसी प्रोसीजर से हम सेल काउंटिंग करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी N1 N2 N3 N4 N5 और N6 भी ले सकते हैं।
तो जब ये वैल्यूज़ मिलेंगी, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? तो नॉर्मल वैल्यूज़ n1 प्लस n2 प्लस n3, ये होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू 80%। ठीक है, अगर रफली बात करें, n1 होता है लगभग 5%, n2 होता है 30% अप्रॉक्स, n3 होता है 45%। ये परसेंटेज होती है जिसका एडिशन होता है 80%। ठीक है, तो 80% और उससे कम की वैल्यू को हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, अब अगर n3 प्लस n4 प्लस n5 और अगर आप n6 भी ले रहे हैं साथ में, तो इन तीनों की होती है लेस देन और इक्वल टू 20%। तो समझ पा रहे हो, ये जो नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू ही बताती है कि परसेंटेज जो है n3 की सबसे ज़्यादा होती है, n2 की उससे कम होती है। मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में एट वन टाइम n3 सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद n2, ठीक है, और उसके बाद अदर सेल्स। ओके, समझ आया? तो n5 जो है वो सबसे कम परसेंटेज में होता है, 2% या 5% मैक्सिमम। ओके, ये होता है n4 अराउंड 15% प्लस इन दोनों का एडिशन होता है 5%। इस तरीके से हमारी परसेंटेज होती है। अब हम इस प्रैक्टिकल से क्या पता लगाते हैं, बेसिकली इन दोनों का एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन आपको बताएगा। मान लो 80 की बजाय आपकी 90% है तो क्या होता है। ठीक है, उसके लिए अब देखो, मान लो आपकी परसेंटेज नॉर्मल है तो हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर इधर के सेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड के सेल्स बढ़ जाते हैं, इसका मतलब बोन मैरो ज़्यादा सेल्स प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया है। लेफ्ट साइड के सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरफ के सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, राइट साइड के सेल यानी सेनाइल मैच्योर सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हैं। और ये सेल ज़्यादा कब होंगे? जब नए बनेंगे नहीं, नए प्रोडक्शन नहीं हो रहे, जब बोन मैरो काम नहीं कर पा रही, तब हमारे सारे सेल जो है वो मैच्योर होते जाएंगे और मैच्योर सेल ही नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ इसे बोलेंगे हम शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट। अब देखो, शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, ये बेसिकली कर्व होते हैं शिफ्ट टू राइट। क्योंकि जब हम अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जिसमें यहाँ पे हो n1 n2 n3, मतलब सेल मैच्योर हो रहे हैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, और यहाँ सेल का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ नॉर्मली कैसा दिखेगा, हमें n3 सबसे ज़्यादा होता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर आगे वाले सेल, लेफ्ट साइड के सेल अगर बढ़ जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कि लेफ्ट साइड के बढ़ गए हैं, आगे वाले थोड़े। ठीक है, अगर इधर वाले बढ़ जाते हैं n5 वगैरह तो ये दिखेगा ऐसा। तो समझ आ रहे हैं, इसलिए हमें बोलते हैं अगर आगे वाले सेल बढ़ेंगे तो बोलेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट। ये जो ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ, ये शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड, शिफ्ट टू लेफ्ट। ओके, और ये जो ग्राफ है ये राइट साइड, जब ये सेल ज़्यादा बढ़ेंगे, ये सेल इंक्रीज होंगे, तब हम बोलेंगे शिफ्ट टू राइट। समझ आया? तो शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा? जब यंग सेल ज़्यादा है। ओके, n1 और n2 n3 ज़्यादा है। इसका क्या मीनिंग है कि सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर एक्टिव बोन मैरो। ओके, इस कंडीशन में होगा हाइपर एक्टिव बोन मैरो। ओके, और अगर राइट साइड के ज़्यादा हैं, मतलब मेच्योर सेल ज़्यादा है, यंग नहीं बन रहे, तो इसे बोलेंगे हम हाइपो एक्टिव बोन मैरो। ओके, तो हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव बोन मैरो बोलेंगे हम इन्हें। ये होगा हमारा, इधर वाले सेल बढ़ेंगे तो हाइपर एक्टिव, ज़्यादा बना रहा है सेल, हाइपर एक्टिव बोन मैरो। ओके, और अगर ये सेल ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिस विल बी हाइपो एक्टिव बोन मैरो। ओके, तो पहली बात तो हमें ये पता चली प्रैक्टिकल से कि हम बोन मैरो की फंक्शनिंग का पता लगा सकते हैं कि ये हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, या हाइपर एक्टिव है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में पहली बात तो आपको ये बतानी है कि शिफ्ट टू राइट है या शिफ्ट टू लेफ्ट है। ओके, उसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में बोन मैरो हाइपर एक्टिव हो सकता है। तो या तो बोन मैरो का ही कोई ट्यूमर है जिसमें बोन मैरो को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ब्लीडिंग या फिर हेमरेज, बोलो हेमरेज कंडीशन है कोई, या फिर कोई पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन है, पायोजेनिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं ना इसको, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन है। तो ट्यूमर
हैमरेज पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, इसमें बोन मैरो को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सेल्स को, जिसकी वजह से N1 N2 N3 जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड शिफ्ट टू लेफ्ट। ओके, देन हाइपो एक्टिव बोन मैरो किस वजह से होगी? जो हाइपो एक्टिव बोन मैरो है ये बेसिकली होती है हमारी अनीमिया की वजह से, जिसमें बेसिकली बोन मैरो काम कम नहीं कर रही, बल्कि ब्लड सेल्स बनाने के लिए बोन मैरो को सफिशिएंट चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे फोलिक एसिड, जैसे B12। तो B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारे सेल्स कम बनेंगे तो जो सेल्स जो भी ब्लड स्ट्रीम में है वो बस मैच्योर हो जाएंगे और हमारे N4 और N5 का काउंट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द यंगर सेल्स। ठीक है, तो अनीमिया में हाइपो एक्टिव होता है, या फिर उसी बोन मैरो का ही एप्लेजिया हो गया, डिक्रीजिंग नंबर नहीं बढ़ रहे। ठीक है, किसी वजह से बोन मैरो की जो ग्रोथ नहीं हो पा रही। ओके, एप्लेजिया ऑफ बोन मैरो। तो अनीमिया या फिर बोन मैरो एप्लेजिया, या फिर कोई रेडियोथेरेपी की है, RT रेडियोथेरेपी, इरेडिएशंस हो गए, एक्सरे वगैरह, या फिर ठीक है, तो उसकी वजह से भी बोन मैरो काम करना कम कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे यंग सेल बनने बंद हो जाएंगे और जो सेल हैं वो एज्ड होंगे, सेनाइल न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्नेथ काउंट होता क्या है? सो काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है, नॉर्मल परसेंटेज क्या है, उसका सिग्निफिकेंस आपके लिए क्या है, टू रूल आउट बोन मैरो फंक्शनिंग। शिफ्ट टू लेफ्ट होगा तो हाइपर एक्टिव होगी बोन मैरो, शिफ्ट टू राइट होगा तो हाइपो एक्टिव होगी बोन मैरो। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अगर यंग न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे तो आप क्या समझते हैं, और दैट मीन्स यंग न्यूट्रोफिल ज़्यादा मीन्स बोन मैरो इज हाइपर एक्टिव। अगर ज़्यादा सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है N4 N5 N6 तो दैट मीन्स बोन मैरो इज हाइपर एक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्नेथ काउंट। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट बिलो, बाकी DLC का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन हैव लुक ऑन दिस प्रोसीजर ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।